सोशल साइंस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम 10वीं कक्षा के इतिहास विषय से संबंधित एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है और अब अगला जो चैप्टर होगा वह होगा भारत में राष्ट्रवाद। यह वीडियो नोट 10वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी के लिए तो लाभदायक है ही, साथ ही साथ ये ऐसे उन सभी स्टूडेंट्स या फिर सरकारी नौकरी पाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए लाभकारी होगी जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। यह वीडियो उन्हें जनरल नॉलेज या फिर सोशल साइंस से संबंधित जो उनके कुछ टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स को समझने में बहुत ही सहायक होगी, बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आइए हम इस क्लास में हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद का उदय या भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंडियन हिस्ट्री का भी मॉडर्न जो हिस्ट्री है उससे संबंधित ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे संबंधित प्रश्न लगभग हर परीक्षा में आते हैं। सरकारी नौकरी के लिए क्लरिकल एग्ज़ाम से लेकर बड़े से बड़े एग्ज़ाम में भी इस प्रश्नावली से या इस चैप्टर से या इस टॉपिक से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पाठ में या इस लेसन में हम भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, कब हुआ और उस राष्ट्रवाद के दौरान क्या क्या गतिविधियां हुईं, भारत के राष्ट्रवाद की जो यात्रा है वो कैसी रही, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम गौर करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों के अधीन था और या फिर सरल भाषा में कहें तो भारत एक गुलाम राष्ट्र था, गुलाम देश था, राष्ट्र भी नहीं था उस समय, क्योंकि राष्ट्र बनने की जो प्रक्रिया है वो अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही शुरू होती है। अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, अंग्रेज़ों से संघर्ष करने के लिए राष्ट्रवाद भारत में पनपता है और उस राष्ट्रवाद के पनपने में कई फैक्टर या कई ऐसे कारण जिम्मेदार होते हैं जिनकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है और लोगों में एकजुटता की भावना आती है। तो राष्ट्रवाद, राष्ट्र शब्द से राष्ट्रवाद बना है और राष्ट्र जो शब्द है ये अंग्रेजी में नेशन कहलाता है। नेशन वर्ड जो है एक दूसरी शब्द जिसको हम नेटस कहते हैं, नेटस से लिया गया है। ठीक है, ये जो है लैटिन भाषा की नेटस से लिया गया है। नेटस का अर्थ होता है कि कोई जाति या रेश या नस्ल, अर्थात ये राष्ट्र एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी जाति विशेष या फिर नस्ल विशेष या फिर कोई किसी धर्म विशेष से संबंधित हो। ऐसे समूह को हम राष्ट्र कहते हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में राष्ट्र शब्द की यह परिभाषा देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह राष्ट्र की एक संकुचित परिभाषा है। तो राष्ट्र शब्द की दो परिभाषाएं, दो तरह की परिभाषाएं होती हैं, एक संकुचित, एक बृहत। बृहत माने एक विशाल परिभाषा, एक व्यापक परिभाषा जिसमें भारत जैसा राष्ट्र फिट बैठता हो। तो भारत, क्योंकि भारत में बहुत सी जातियां हैं, बहुत से धर्म के लोग रहते हैं,
विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो इस तरह से अगर हम एक समुदाय विशेष को लेकर के अगर हम राष्ट्र की परिकल्पना करेंगे तो फिर भारत एक राष्ट्र नहीं हो सकता। जबकि भारत एक ही राष्ट्र है और एक मजबूत राष्ट्र है। बावजूद इसके कि यहाँ पर बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, या बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले बहुत सी संस्कृतियों के लोग भारत में रहते हैं, बावजूद इसके भारत एक मजबूत राष्ट्र है। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों में एकता की भावना पाई जाती है। विभिन्न धर्मों के होते हुए भी, विभिन्न जातियों के होते हुए भी, अर्थात भारत में विविधता होते हुए भी यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, पसंद कर रहे हैं। इसलिए भारत एक राष्ट्र है। तो राष्ट्र एक तरह से लोगों का वह समूह है जो मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, और ऐसे लोगों के समूह को हम राष्ट्र कहते हैं। रही बात राष्ट्रवाद की, तो राष्ट्रवाद राष्ट्र को मजबूत करने की एक विचारधारा है। एक ऐसा विचार जिससे राष्ट्र मजबूत हो, जिससे राष्ट्र के लोगों में एकता स्थापित हो, जिससे राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना पैदा हो, ऐसे विचार को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है। तो एक विद्वान ने कहा भी है कि नेशनलिज्म इज नथिंग बट इट इज लव फॉर नेशन। यानी राष्ट्रवाद कुछ भी नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र के लिए प्रेम भाव है। अपने देश के प्रति प्रेम भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो आइए इस चैप्टर को हम इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, MCQ प्रश्न, उनको एक एक करके ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला प्रश्न है कि अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने कब लिखी? महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में लिखी। तो दो प्रश्न भी आते, दो प्रश्न बन गए यहाँ पर। प्रश्न ये भी हो सकता है कि भाई हिंद स्वराज किसने लिखी? तो उत्तर है उसका महात्मा गांधी ने। और एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी? तो वो 1909 में लिखी। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या भारतीय राष्ट्रवाद का एक बड़ा नायक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 1920 के बाद पूरे जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो महात्मा गांधी के इर्द गिर्द ही घूमता है, और इसलिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हिंद स्वराज, और उस हिंद स्वराज में उसने अपने स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी कि मेरे सपनों का भारत किस तरह का होगा। और स्वराज वो चाहते थे कि हम जल्दी से जल्दी आज़ादी मिल जाए। स्वराज माने अपना शासन, अपना राज प्राप्त हो जाए और अंग्रेजी शासन का अंत हो जाए। इसके लिए उन्होंने एक किताब लिखी, इसका नाम था हिंद स्वराज। ठीक है। और ये पुस्तक उन्होंने 1909 में लिखी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा कब किया? ये स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उन दिनों हमारे जो नेता थे वो गांव-गांव जो है अलग अलग प्रांतों में जाते थे, वहाँ लोगों से मिलते थे, लोगों को प्रेरित करते थे, उनमें राष्ट्रवाद के भाव जो है जागृत करते थे और देश के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते थे। तो उस कड़ी में जवाहरलाल नेहरू भी गाँवों में जाते थे, और वो अवध के गाँवों में भी गए, और ये अवध के गाँवों में वो 1920 में गए। अगला प्रश्न है कि प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक देते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है पिकेटिंग। ठीक है। पिकेटिंग का मतलब है कि किसी भी दफ्तर या किसी फैक्ट्री या किसी दुकान के एंट्रेंस को रोक देना, यानी कि वहाँ से जो अंदर ना तो अंदर लोग जा सकें, ना अंदर से बाहर आ सकें, यानी कि प्रवेश को रोक देना, उसको पिकेटिंग कहते हैं। और ये पिकेटिंग आंदोलन का एक तरह से एक महत्वपूर्ण हथियार है, और ये
कई बार इसका इस्तेमाल हुआ है, ख़ासतौर से महिलाओं ने अपने आंदोलनों में इसका इस्तेमाल किया है। जैसे कि साउथ में ताड़ी आंदोलन चला था, तो उस ताड़ी आंदोलन में महिलाओं ने पिकेटिंग की थी शराब की दुकानों की। ठीक है, ताड़ी एंटी एरेक मूवमेंट जो था ये, और या शराबबंदी आंदोलन जिसको कह सकते हैं, तो उनमें महिलाओं ने इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है इस तरीके का। अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी कब दी गई? अल्लूरी सीताराम राजू एक आदिवासी नेता था और उसे 1924 में फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया? और एक क्वेश्चन तो ये होता है इसमें, दूसरा क्वेश्चन होता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये असहयोग आंदोलन गांधी जी ने फरवरी 1922 में लिया। ठीक है, आंदोलन 1921 में शुरू हुआ था, जनवरी 1921 में, और इस आंदोलन की रूपरेखा 1920 में बन गई थी। महात्मा गांधी ने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई हमें अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन चलाना है जिसका नाम होगा असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और इस आंदोलन के ज़रिए हम अंग्रेज़ों को ये दिखाएंगे, बताएंगे कि हम आपका सहयोग नहीं करते। जब हम उनका सहयोग ही नहीं करेंगे तो हम जो अंग्रेज़ यहाँ शासन, अंग्रेज़ों के लिए शासन करना मुश्किल हो जाएगा और फिर वो लंबे समय तक यहाँ नहीं रह पाएंगे और यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। ये थोड़ा सा आइडिया था, विचार था इस आंदोलन के पीछे। परंतु ये आंदोलन चल ही रहा था कि 1922 में, है ना, फरवरी 1922 में क्या होता है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरा चौरी नामक स्थान पर आंदोलनकारी उग्र हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं और एक पुलिस चौकी में आग लगा देते हैं, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर जाते हैं, जिसमें अधिकांश भारतीय ही सिपाही थे, कुछ अंग्रेज भी थे। तो इसके बाद अंग्रेज नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और वो फिर एक बहुत ही कुछ क्रूर दमन चक्र शुरू कर देते हैं। लोगों को गिरफ्तार करना, मारना, पीटना, गोलियां मार देना, जेल में बंद कर देना। इससे जो है गांधी जी दुखी हुए और गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया। तो कब किया? फरवरी 1922 में। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का ऐलान कब किया? लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का जो ऐलान था वो अक्टूबर 1929 में किया। ये डोमिनियन स्टेटस क्या था? ये डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये था कि भारत को हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। इसका मतलब कि हम भारत को आज़ाद तो कर देंगे लेकिन भारत एक डोमिनियन स्टेटस में रहेगा, अर्थात वो एक तरह से अंग्रेजी अधीनता में ही रहेगा। शासक या शासन करने वाले लोग तो भारत के ही होंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, भारत के होंगे, लेकिन जो अंतिम जो वफादारी जो भारत की होगी वो ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश सम्राट के प्रति होगी। तो ऐसी स्थिति को हम डोमिनियन स्टेटस कहते हैं, यानी कि दिस इज़ नॉट कंप्लीट फ्रीडम। आज़ादी है लेकिन ये पूर्ण आज़ादी नहीं है, अधूरी आज़ादी कह सकते हैं इसको। तो इस तरह की घोषणा कर दी थी लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में। यह है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई, कब की गई? तो ये भी 1929 से जुड़ा हुआ प्रश्न है। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929 दिसंबर में 1929 में की गई। और ये कहाँ की गई? ये लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह घोषणा की गई या यह मांग की गई कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए ही नहीं उन्हें, तो बल्कि उस अधिवेशन में भारत ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और ये घोषित किया गया कि आने वाली जो 30 जनवरी होगी, अर्थात 26 जनवरी 1930 को हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे या
संपूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। यह घोषणा भी हो गई थी और यह घोषणा लाहौर अधिवेशन में हुई और उस लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कितने स्वयंसेवकों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ की? 78। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगभग हर जो है एग्ज़ाम में आता रहता है कि महात्मा गांधी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में कितने सदस्य या कितने उनके अनुयायी या साथी, कह सकते हैं आप स्वयं सेवक जिनको हम कहते हैं वॉलेंटियर, वो उनके साथ उन्होंने यात्रा शुरू की। तो 78 लोग, शुरू में 78 लोग जो है गांधी जी के साथ चले और बाद में तो फिर उसके उनके साथ काफ़ी लोग जुड़ते चले गए और एक कारवां बन गया। तो ये 78 अनुयायी थे महात्मा गांधी के, या स्वयंसेवक थे या उनके समर्थक थे, जो उनके साथ दांडी यात्रा पर निकले। दांडी यात्रा क्या थी? यह सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का मकसद था कि अंग्रेजी कानून को भंग करना, तोड़ना। और कानून क्या था? नमक का कानून। नमक बनाने का अधिकार अंग्रेजों के पास था या अंग्रेजी कंपनियों के पास था और भारतीयों के पास नमक बनाने का अधिकार नहीं था। तो इसलिए गांधी जी ने नमक के कानून को तोड़ने का फैसला किया, क्योंकि नमक एक कॉमन सामान्य वस्तु थी जो हर घर में हर व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। तो नमक को अपना हथियार बनाया लोगों को एकजुट करने के लिए। तो ये राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय एकता या अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए गांधी जी ने ऐसे प्रतीकों का सहारा लिया। तो दांडी गुजरात में है और साबरमती आश्रम भी गुजरात में है। तो गुजरात के साबरमती आश्रम से गुजरात के ही दांडी, जो कि समुद्र तट पर पड़ता है, ये वहाँ तक जाने का निश्चय किया, जिसमें 78 सदस्य या 78 समर्थक साथ चले। भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस का गठन कब हुआ? भारतीय औद्योगिक या व्यावसायिक कांग्रेस का गठन 1920 में हुआ। गोदी कामगारों की हड़ताल कब हुई? गोदी कामगारों की हड़ताल 1932 में हुई। ठीक है, गोदी कामगार वो कामगार थे जो प्रिंटिंग का काम करते थे, कपड़े छपाई का काम एक तरह से करते थे, वो कहते हैं गोदी कामगार। अगला है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन 1921 में शुरू हुआ, जैसे मैंने ऊपर बताया है। वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, है ना। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और दूसरा प्रश्न है कि भाई भारत का राष्ट्र गान जनगण मन किसने लिखा? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। 13th क्वेश्चन है, गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था, यानी कब तैयार किया था उन्होंने? 1971 में, जो तिरंगाई था लेकिन उसमें बीच में चरखा था, एक तरह से, है ना, चरखा। लेजिस्लेटिव असेंबली के बम कब फेंका गया था? लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कब फेंका गया? 1929 में। और ये लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कब फेंका? 1929 में। किसने फेंका? भगत सिंह ने फेंका था, भगत सिंह। ओके, दूसरा क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई। ये उस दौरान बहुत सारी पार्टियां बन रही थी, नई नई पार्टियां बन रही थी। कांग्रेस तो एक बड़ी पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर और कांग्रेस पार्टी के बाहर कई सारे दल बन रहे थे और सभी दल अपने मन में एक जज्बा लिए हुए थे कि हमें भारत को जल्दी से जल्दी आज़ाद कराना है। जिसमें हमारे कुछ क्रांतिकारी साथी भी थे, जिनमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारियों की एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है, एक लंबी सूची है, जिन्होंने देश के लिए बलिदान 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 दिया, देश के लिए अपना सर्वस्व, अपने प्राण तक उन्होंने न्यौछावर कर दिए। और जैसे कि 1929 का जो ये क्वेश्चन, जो अभी ऊपर क्वेश्चन आया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में 1929 में जो बम फेंका गया, इसी
बम फेंकने की घटना के कारण अंग्रेज़ों ने भगत सिंह को जो है फांसी दी थी, जबकि उस बम से किसी की हत्या नहीं हुई थी, किसी की जान नहीं गई थी। 16वां प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा में कितनी दूरी तय की? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा में 240 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है, ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई? साबरमती आश्रम से। 17वां क्वेश्चन है कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? उत्तर है इसका कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत बम्बई से हुई। यानी कि 8 अगस्त 1942 में एक और आंदोलन चला। गांधी जी के 3 बड़े आंदोलन थे। पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920-21 में, दूसरा आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और तीसरा बड़ा आंदोलन था अगस्त 1942 जो कि बम्बई से शुरू हुआ था। और इस भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से ही अंग्रेज़ों को यहाँ से जो है जाने पर, अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ से जाने पर विचार किया गया और वो फिर यहाँ से लगभग 4-5 साल बाद भारत को छोड़कर चले गए और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? रॉलेट एक्ट 1919 ये ऐसा कानून था जिसे भारतीय आंदोलनकारी या स्वतंत्रता संग्राम को लड़ने वाले नेता काला कानून कहते थे, रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट क्या था? यह एक ऐसा कानून था जिसके द्वारा अंग्रेजी पुलिस या अंग्रेजी सेना किसी भी भारतीय को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और उसे बिना मुकदमा चलाए हुए ही जेल में डाल सकती थी। तो एक तरह से एक बहुत ही दमनकारी कानून था ये, जिसने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कुचलने का काम किया, ज़बरदस्ती उन्हें जेलों में बंद कर दिया। और इसी कानून का विरोध जलियांवाला बाग में किया जा रहा था। वहाँ पर कई हजार लोग इकट्ठा हुए थे और वो इस कानून का विरोध कर रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से इस कानून के विरोध में एक बैठक कर रहे थे। तभी वहाँ जनरल डायर जाता है और वहाँ क्रूरता करते हुए वहाँ पर गोली चलाने का आदेश दे देता है, जिसमें 1000 से ज़्यादा जो है भारतीयों की मौत हो जाती है और मरने वालों में बूढ़े, बच्चे और महिलाएं ज़्यादा होती हैं। तो ये कानून था रॉलेट एक्ट कानून, जो 1919 में पास हुआ और इसका भारत में तीव्र विरोध हुआ। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? वर्धा में। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ वर्धा में। वर्धा नामक जगह पर वहाँ पर बैठ करके एक बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस की बैठक में ये पास हुआ कि हमें भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू करना चाहिए। और शुरू हुआ 8 अगस्त 1942 को मुंबई से। गांधी जी ने अहमदाबाद सत्याग्रह में कब भाग लिया? गांधी जी ने अहमदाबाद सत्याग्रह में 1918 में भाग लिया। गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने से पहले कुछ स्थानीय आंदोलनों में भी भाग ले चुके थे, जिसमें चंपारण सत्याग्रह का नाम सबसे पहले आता है। 1917 में 16-17 में उन्होंने चंपारण में भाग लिया सत्याग्रह में, जो कि एक नील की खेती के विरोध में किसान चला रहे थे उस आंदोलन को। दूसरा आंदोलन उन्होंने खेड़ा आंदोलन, ठीक है, खेड़ा आंदोलन, वो भी 1918 में हुआ खेड़ा आंदोलन। और ये खेड़ा भी गुजरात में था और ये किसान आंदोलन था। और अहमदाबाद जो आंदोलन था यह मिल मालिकों का एक आंदोलन था, ठीक है, जो कि मिल मालिकों का नहीं, मिल के मजदूरों का एक आंदोलन था मालिकों के विरुद्ध। 1918 में यह आंदोलन हुआ सत्याग्रह। तो अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में हुआ। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया? 1917 में किया, अभी डिस्कस किया था। अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, कब समाप्त हुआ? पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ, 1918 में समाप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे और 15 के बाद फिर 16-17 से इन्होंने अपनी
अपने सार्वजनिक जिंदगी या सार्वजनिक जीवन को यहाँ शुरुआत किया चंपारण से। तीसरा प्रश्न है खिलाफत समिति का गठन कब व कहाँ हुआ किया गया। उत्तर है कि मार्च 1919 में बम्बई में। खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 में हुआ बम्बई में। किस स्थान पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ये प्रश्न ऊपर भी आया है, लाहौर में, है ना। लाहौर नामक स्थान पर, जो अब पाकिस्तान में है, पहले पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, भारत में था, तो लाहौर भारत में ही था। तो लाहौर में उसमें एक अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में, और 1929 में ये अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। प्रश्न अगला है पांचवा कि किस स्थान पर असहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। उत्तर है चौरा चौरी नाम के स्थान पर। चौरा चौरी जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आंदोलनकारियों ने, रात का समय हो गया था और एक थाने पर या पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। छठा प्रश्न गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया। गांधी जी ने दांडी मार्च या दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को की थी। देखिए दांडी मार्च, मार्च का मतलब मार्च 1930, 12 मार्च 1930। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे। महात्मा गांधी। रिपीटेड क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन या असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। जनवरी 1921 में। असहयोग आंदोलन के साथ साथ खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, तो ये दोनों आंदोलन साथ साथ चल रहे थे। खिलाफत आंदोलन एक तरह से मुस्लिमों का आंदोलन था, और ये आंदोलन, खिलाफत आंदोलन जो है, मुस्लिमों की नाराज़गी थी ब्रिटिश या अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर जो मुस्लिमों का जो एक धर्मगुरु था, खलीफा जिसको कहते थे, उसके अधिकार ख़त्म कर दिए थे और उसका अपमान किया था। तो उसका बदला लेने के लिए भारत में भी एक आंदोलन हुआ, जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में सत्याग्रह कब किया। इसका उत्तर है 1916 में, है ना। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ, और नागपुर अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन चलाने की रूपरेखा या फिर प्रस्ताव पास किया गया। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा। साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा। प्रश्न ये भी आता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ। तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ, लेकिन वो भारत पहुंचा 1928 में। लाहौर अधिवेशन कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुआ। उत्तर है दिसंबर 1929 में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ये क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है। कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ। दिसंबर 1929 में हुआ। कहाँ हुआ। लाहौर में हुआ, और किसकी अध्यक्षता में हुआ। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई। और इसका महत्व या इम्पोर्टेंस क्या है। इसका महत्व है कि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और ये निर्णय लिया गया था कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। गांधी जी ने वायसराय इरविन को 11 मांगों वाला पत्र कब लिखा। 13वां प्रश्न है कि गांधी जी ने वायसराय इरविन को 11 मांगों वाला पत्र कब लिखा। इसका उत्तर है जनवरी 1930 में। गांधी जी ने दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी की। गांधी जी ने दांडी यात्रा 24 दिन में पूरी की। ठीक है, 240 किलोमीटर कुल यात्रा थी। 10 किलोमीटर डेली चलने का एक प्रोग्राम बनाया गया था कि हम डेली 10 किलोमीटर जाएंगे, और इस तरह से 240 किलोमीटर दूरी तय करने में 24 दिन लगाए। महात्मा गांधी दांडी कब पहुँचे। महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी पहुँचे, और वहाँ पहुँचकर उन्होंने नमक का कानून तोड़ा। 16वां प्रश्न है 16वां प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन अप्रैल 1930 में लागू हुआ। इरविन गांधी समझौता कब हुआ। इरविन गांधी समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। 5 मार्च 1931। ये इरविन कौन था। इरविन
उस समय भारत का वायसराय था। ठीक है, और वायसराय के साथ गांधी जी का एक समझौता होता है 1931 में, मार्च 1931 में, जिसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है, उसे कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। 18वां प्रश्न है कि सत्याग्रही आंदोलन किस विचार पर आधारित था? सत्याग्रही आंदोलन अहिंसा के विचार पर आधारित था। सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने कब और कहाँ चलाया? सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के लिए मजदूरों के बीच या मजदूरों के बीच में रहकर सत्याग्रह 1918 में अहमदाबाद में चलाया, यानी कि अहमदाबाद आंदोलन 1918 में हुआ। ये प्रश्न पहले आ चुका है। किस स्थान के अधिवेशन में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव पास किया गया? यह है कलकत्ता के अधिवेशन में। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया गया कलकत्ता के अधिवेशन में। खिलाफत आंदोलन के दो प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के दो प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली। दोनों ही ब्रदर थे, ये दोनों भाई थे। और मोहम्मद अली और शौकत अली ने ही मुस्लिम लीग की भी स्थापना करी थी। मुस्लिम लीग एक पार्टी थी, दल था, जिसकी स्थापना 1906 में शौकत अली और मोहम्मद अली ने की थी। अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? उत्तर है बाबा रामचंद्र। अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र कर रहे थे। बाबा रामचंद्र कहाँ गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे? बाबा रामचंद्र एक मजदूर के तौर पर, गिरमिटिया मजदूर के तौर पर फिजी में काम कर चुके थे। गिरमिटिया मजदूर का मतलब होता है कि ऐसे मजदूर जो अनुबंधित या अनुबंध के आधार पर या फिर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कहीं दूर ले जाए जाते हों और फिर वहाँ उनसे मजदूरी करवाई जाती हो। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, फिजी, इन जगह पर उस समय जाते थे भारत से और वहाँ पर मजदूरी करते थे और कई कई साल बाद भारत वापस आते थे। इसी तरह से है कि 1920 के दशक की शुरुआत में कहाँ उन गुरिल्ला आंदोलन फैल गया? उन गुरिल्ला आंदोलन ये आंध्र प्रदेश की गुड़ैम पहाड़ियों में। 1920 के दशक में गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की गुड़ैम पहाड़ियों में फैला। आंध्र प्रदेश की गुडैम या गुंडेम पहाड़ियों में आदिवासियों के आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू एक आदिवासी नेता था, आदिवासी एक तरह से आंदोलन करता था जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। ठीक है, और बाद में जिसे पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद उसे मृत्युदंड दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी कब गए? लंदन गए। गांधी जी लंदन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए, पहले में नहीं गए और तीसरे में नहीं गए। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। ठीक है, तो ये पहले में नहीं गए, दूसरे में गए। और ये गए कब? जब गांधी इरविन समझौता हुआ। इरविन ने इनसे समझौता करवाया कि भाई आप जो है सम्मेलन में भाग लीजिए, तो ये भाग लेने गए। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, जिसको हम फिक्की के नाम से जानते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का गठन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिक्की का। ये 1927 में हुआ। फिक्की से याद रख सकते हैं इसको। फिक्की का गठन 1927 में हुआ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किस दशक में वंदे मातरम गीत लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में वंदे मातरम लिखा, 1870। भारत माता की तस्वीर पहली बार किसने बनाई? इसका उत्तर भी यही है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की तस्वीर पहली बार बनाई थी। और 30वां प्रश्न है कि 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली में बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था, जिसमें इन्हें पकड़ लिया जाता है और फिर बाद में इनको फांसी दे दी जाती है। तो इस तरह से इस वीडियो क्लास में बस इस एक चैप्टर को ही करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वीडियो को आप कई बार देखें और कई बार देखने के बाद इसे समझें
और समझ करके इससे फ़ायदा उठाने का प्रयास करें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।